पानी के काम में मेरी 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट कराई। 2 दिन में 2 PhD? पहली पीएचडी थी सूरज को अपने राजस्थान के इलाके में पानी की चोरी करने से रोकना। तो उसने मुझे एक दिन में सूखे हुए 25 कुओं में 100 फीट, 150 फीट, 80 फीट गहरे कुओं में नीचे डाला। इस पानी के काम में मैंने अभी तक 23 मरी हुई सूखी नदियों को 50 साल के पानी के जीवन में जिंदा किया। करीब करीब 12 लाख लोगों को जो माइनिंग में मजदूरी करते थे उनकी खदानें बंद करा के उनको पानी के काम में लगाया और 6,332 डाकुओं को लूटपाट डकैती छुड़वा के चंबल की उनको किसान बनाया। डाकू तो दिल्ली बंबई में रहते हैं, चंबल में तो बेचारे लाचार, बेकार, बीमार होकर बंदूकें उठाते हैं। ये तो मजबूर थे जब इनके पास पानी नहीं था, तो ये खेती नहीं कर सकते थे, पशुपालन नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं था इनके पास। इनकी जो बंदूकें थी वो मैंने नहीं छुड़वाई, वो पानी ने छुड़वाई। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया पानी को सिर्फ एक संसाधन समझ रही थी, वहीं एक साधारण से इंसान ने उसे जीवन मानकर बचाने का संकल्प लिया। जल संकट के इस दौर में आज हम उस व्यक्ति से बात करेंगे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सूखी नदियां भी फिर से बह सकती हैं और मृत जल स्रोत भी पुनः जीवित हो सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं वह व्यक्ति जिन्होंने सूखी नदियों में फिर से जान डाल दी, भारत के वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, वैसे तो आपको किसी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और आपको मैंने लगभग 2004 में या 5 में, जब मेरी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई थी, मैं एक न्यूज चैनल में जॉब करना मैंने शुरू किया था, मैं तब से आपको देख रही थी। और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में जो मैं जिसके साथ एसोसिएट हुई, उसमें आपके बारे में बहुत काम हुआ। तो आपको हमेशा मैंने स्क्रीन पर देखा। आज आपके साथ स्क्रीन पर सामने बैठना मेरे लिए गर्व का क्षण है। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। खूब अच्छा लगा। जी। हम्म। सर, आप एक ऐसे तत्व, हमारे 5 तत्वों में से एक ऐसा तत्व जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जल। जल ही जीवन है और जल है तो कल है, लोग हमेशा कहते भी हैं, लेकिन जल की जो इम्पोर्टेंस है वो शायद लोग भूल गए हैं। और आप हम्म। उसी जल को बचाने का प्रयास अपने बहुत बहुत वर्षों से आप करते आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि जीवन में आपके ऐसा क्या घटा, ऐसा वो कौन सा क्षण था जब आपको ऐसा लगा कि आपको अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहिए केवल जल के संरक्षण के लिए। भारतीय अध्यात्म में और भारतीय विज्ञान में इन पंच महाभूतों को ही भगवान माना है। भय से भूमि, गय से गगन, वय से वायु, अ से अग्नि और नय से नीर। भय गे वे न भगवान। ये जो भारतीय आस्था थी प्रकृति के पंच महाभूतों में, उसी आस्था के कारण ये भगवान शब्द अखंड भारत के सभी हिस्सों में बोला जाता है। आ, मैं जब भारत सरकार में था 80 के दशक में, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं सरकार में रह के अपने मन और आत्मा का काम नहीं कर सकता। तो मुझे अपने मन और आत्मा को समझना है। तो फिर मैं एक अपने आत्मिक समाधान में जाऊं और ये सरकारी नौकरी छोड़ दूं। और सरकारी नौकरी छोड़ के मैंने अपने लिए ऐसी जगह चुनी जो एक तरह से उजड़ी हुई जगह थी, जहां से जवान लोग लाचार, बेकार, बीमार होके उजड़ रहे थे क्योंकि पानी नहीं था। और मैं आयुर्वेद का चिकित्सक था और उस इलाके में तब रतौंधी रोग था। तो मैंने सरकारी नौकरी छोड़ के उन लोगों का इलाज करना शुरू किया और वो ठीक हो गए। तब मांगू काका ने मुझे कहा, जब वो ठीक हो गया 6 महीने के इलाज के बाद, बोला, भाई राजेंद्र, तेरी दवाई नहीं चाहिए हमें, ना पढ़ाई चाहिए, हमें तो पानी चाहिए। हमारा गांव तो पानी के कारण उजड़ा है। तो मैंने कहा, काका, मुझे पानी का काम करना नहीं आता, मैंने पानी की पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो बोला, तैने नहीं पढ़ी तो तू ही पानी का काम कर सकता है।
जो पढ़ जाते हैं वो बिगड़ जाते हैं, जो पढ़ जाते हैं वो बिगड़ जाते हैं, और वो ऊपर की चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। धरती पर जो हमारा जीवन है उसके बारे में उनकी सोच बंद हो जाती है। तो मैंने कहा, मांगू काका फिर मैं कैसे करूं, मुझे तो नहीं आता है काम। तू पढ़ाई और दवाई का काम बंद कर देगा तो मैं तुझे सिखा दूंगा क्या करना कैसे करना। तो मांगू काका ने मुझे पढ़ाई और दवाई का काम बंद करा के पानी के काम में मेरी 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट कराई। 2 दिन में 2 PhD? कंप्लीट करा दी। अरे बाबा। वो शिक्षा में नहीं हो सकती। जी जी। शिक्षा में पीएचडी करने के लिए 19 साल लगते हैं, 16 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 साल थीसिस पीएचडी। वो किस चीज में थी, वो विद्या में थी। तो उसने मुझे पानी की विद्या में 2 दिन में 2 पीएचडी कराई। पहली पीएचडी थी सूरज को अपने राजस्थान के इलाके में पानी की चोरी करने से रोकना। सूरज को चोरी करने से रोकना हो तो फिर प्रकृति की मदद से ही, प्रकृति की ज्ञान से ही वो जो वर्षा का जल है उसको पकड़ के धरती के पेट में रखना। सूरज धरती के पेट से पानी की चोरी नहीं कर सकता। तो उसने मुझे एक दिन में सूखे हुए 25 कुओं में, 100 फीट, 150 फीट, 80 फीट गहरे कुओं में नीचे डाला और ऊपर निकाल के फिर मुझसे पूछता था, तेने कुएं में क्या देखा? तो मैं जिस कुएं में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे, सीधे ऐसे, वहां पर बड़े पेड़ होते थे और उन पेड़ों पे पत्तियां होती थी। और जहां अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते थे ऐसे, वहां पेड़ नहीं होते थे, वहां झाड़ियां होती थी और पत्तियों की जगह कांटे होते थे। तो उसने धरती के अंदर का जो विज्ञान है और ज्ञान है वो 25 कुएं दिखा के दिन भर में वो मुझसे सवाल पूछता था। और जब उसके सवालों का जवाब पूरा ठीक से मिल गया तो उसने कहा, अब तू धरती का पेट सीख गया और अब तू ऐसी जगह बांध बनाएगा जहां से पानी सूरज की चोरी नहीं कर सके। बारिश के दिन में पानी आए और बारिश के दिन में पानी आने के बाद धरती के पेट में चला जाए। धरती के पेट में से सूरज पानी नहीं निकाल सकता। तो पहला जो पीएचडी था वो जियो हाइड्रो साइंस की पीएचडी थी, धरती के पेट के अंदर का ज्ञान। फिर जो दूसरी पीएचडी थी, दूसरे दिन वो जहां से नदी शुरू होती थी ऊपर वहां ले गया और 10-15 लोग लुगाई सब साथ थे, बूढ़े, जवान तो था नहीं कोई उस जमाने में गांव में। तो उसने मुझे 5 बातें दिन भर में सिखा दी, 17 किलोमीटर चल के। पहले तो आपको बांध की साइट कैसे सेलेक्ट करनी जिससे पानी धरती में जाए और बह के मिट्टी का कटाव ना करे। तो जहां पर स्टीप स्लोप होते थे उसने कहा वहां कॉन्वेक्स डिजाइन का डैम बनाओ, उल्टा बांध। जहां जेंटिल स्लोप था वहां का सीधा बांध बनाओ, और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कॉनकेव डिजाइन का डैम बनाओ। और उसने कहा कि ये जो बादल है ये हर साल पानी लाता है, लेकिन धरती नंगी होने के कारण ये पानी रूठ कर, बादल रूठ कर बिना बरसे चला जाता है। और जब बादल रूठ जाते हैं तो घर के लोग भी रूठ जाते हैं। मेरा बेटा बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। अब ना मेरे कुएं में पानी है, ना खेत में हरियाली है, तो अब मेरे जीवन में खुशहाली कहाँ रहेगी? तो ये जो सब चीजें थी ये उसने एक दिन में सिखाई थी, पहले दिन। और दूसरे दिन साइट सिलेक्शन और साइट बनाने के लिए जो लोकल मटेरियल यूज करना है वो सब कैसे, कहाँ से आपको यूज करना है। और तीसरा, पानी के लिए जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों को मिटाना है। और चौथा, ये जो पानी का काम है ये प्रकृति का काम है, ये पुण्य का काम है, इससे लाभ कमाने का मत सोचना। और पांचवा, पानी समुद्र का भी होता है, नदी का भी होता है, पेड़ पौधों का, चींटी का, हाथी का,
इंसान का, सबका बराबर है। इसलिए इस पर किसी एक का कब्जा ना हो, ऐसे काम के लिए तुझे खड़ा होना है हमेशा। तो ये 5 चीजें उसने मुझे दिन भर 17 किलोमीटर साथ पैदल चलते हुए सिखा दी। तो ये 2 पीएचडी हुई। दूसरी जो पीएचडी थी वो नेचुरल इंजीनियरिंग में थी। और ये जो इंजीनियरिंग थी, ये द कॉन्सियसनेस इक्वली टू नेचर एंड द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की जरूरत और प्रकृति की संवेदना, उन दोनों को समझकर प्रकृति के लिए, पानी के लिए काम करना, ये काम उन्होंने मुझे सिखाया। और मुझे ये सिखाया कि पानी व्यापार की वस्तु नहीं है, ये तो हमारी आध्यात्मिक जीवनीय शक्ति है, प्राण शक्ति है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस थी, ये जो आज की एडवांस इंटेलिजेंस है, इस इंटेलिजेंस से भी ज्यादा डीप इमोशनल इंटेलिजेंस उसने मुझे दूसरे दिन सिखा दी। तो मेरी जो दूसरी पीएचडी थी वो संवेदन और चेतनाशील इंजीनियरिंग में थी, जिससे मैं प्रकृति का कुछ बिगाड़े बिना प्रकृति पर निर्माण करता जाऊं, और मेरे निर्माण से प्रकृति में किसी भी तरह का बिगाड़ ना हो, ये इंजीनियरिंग उसने मुझे दूसरे दिन सिखाई। तो मेरी दूसरी पीएचडी इंजीनियरिंग में हुई। तो 2 दिन में 2 पीएचडी करने के बाद मैं पानी के काम में लग गया। इस पानी के काम में मैंने अभी तक 23 मरी हुई सूखी नदियों को पिछले 50 साल के पानी के जीवन में जिंदा किया, और करीब करीब 12 लाख लोगों को जो माइनिंग में मजदूरी करते थे, खनन में, उनकी खदानें बंद करा के उनको पानी के काम में लगाया। और 6,332 डाकुओं को लूटपाट डकैती छुड़वा के चंबल की उनको किसान बनाया। ये पानी के काम से मैंने सीखा और किया। आप एक इतना पता नहीं आपने कितनी साधारण और कितनी आसानी से आपने बताया कि आपने ये कार्य किया है, पर अगर इसकी गहराई देखें तो आपने इतना उच्च स्तरीय काम किया है जिसे करने के लिए बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, जो आपने अकेले के दम पर इतना सब कुछ कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आपने कहा कि हर साल बादल आते थे और रूट कर चले जाते थे, क्योंकि धरती को उस पानी को समाने की अब उनके अंदर क्षमता धरती के अंदर शायद नहीं थी, वो क्षमता आपने उस धरती माँ के अंदर विकसित की। और एक साधारण सा गांव का व्यक्ति आपको इतना सब कुछ सिखा गया, जो आज पीएचडी करने वाला इंसान बहुत वर्षों की रिसर्च के बाद समझता है। तो हम कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि हमारे भारत का जो इतिहास रहा है या हमारे जो पूर्वज थे, वो इस पढ़ाई के बहुत ऊपर थे, और आज की पढ़ाई जो है उसको कहीं भी बैलेंस नहीं कर पाएगी। इतना सब कुछ जो आपने 2 दिन में सीखा वो आप कई वर्षों में सीख पाते अगर आप किताबी पढ़ाई पढ़ते तो। सर आपसे आगे जानना चाहूंगी कि जैसे गवर्नमेंट की नौकरी थी, आपने बताई कि आपने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी क्योंकि आपको अंदर से कहीं ना कहीं एक आपकी इनर कॉलिंग थी कि आपको इन गांव वासियों के लिए कुछ करना है, प्रकृति के लिए कुछ करना है। तो ऐसे में आपने ये नहीं सोचा कि मेरी जीविका का भी तो एक साधन होना चाहिए, कहीं से तो सोर्स ऑफ इनकम आनी चाहिए, अदरवाइज परिवार कभी भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फैमिली को लेकर, वो फिर आपने कैसे मैनेज की सब कुछ? देखो, इस प्रकृति की जो शक्ति है, प्रकृति में जब आपका साध्य, एम बहुत क्लियर होता है, तो प्रकृति को साध्य, उसके साथ रहकर प्रकृति के साथ अपने साध्य की साधना, और साधना से सिद्धि जब मिलती है, जब आप प्रकृति पर पूरा भरोसा रखते हैं। प्रकृति जिसे पैदा करती है उसके पोषण का इंतजाम उसकी श्रम निष्ठा में बना देती है। मुझे अपने जीवन में कभी भी आज तक, अभी मेरे सामाजिक जीवन का 51वां साल चल रहा है, हाँ, और मेरे जीवन के 70 साल पूरे हुए। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे
कि जब आपको प्रकृति में आस्था होती है तो जो भारतीय ज्ञान तंत्र है, जिसको हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कहते हैं, वो भारतीय ज्ञान तंत्र अपनी संवेदनाओं से, अपने भावों से, जिसको मैं कहता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें वो सब कुछ देता रहता है। ये जो एडवांस इंटेलिजेंस है ये तो हमसे लेती है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस हमें हमेशा देती है। तो ये जो प्रकृति के साथ हमारे इमोशनल रिश्ते हैं वो हमें समझ देते हैं, शक्ति देते हैं और हमें श्रमनिष्ठ बनाकर मजबूत करते हैं। इसलिए मुझे अपने जीवन में कभी ये सोचने के लिए, कभी इस बात के लिए चिंतित होने के लिए कोई क्षण नहीं आया। मुझे कोई क्षण याद नहीं है अपने जीवन का जब मुझे इस बात की चिंता हो कि मेरा जीवन कैसे चलेगा। जब मैंने छोड़ा तब भी मैं उसी उत्साह में था छोड़ने के, और आज मैं उससे 100 गुना ज्यादा उत्साह में हूं, क्योंकि अब जो 50 सालों में जमीनी हकीकत को समझ सका, उस जमीनी हकीकत ने मुझे प्रौढ़ और परिपक्व बनाने में मदद की, और मेरी जो परिपक्वता है वो प्रकृति के साथ है, प्रकृति में है। तो प्राकृतिक परिपक्वता जीवन की जटिलताओं को खत्म करती है और जीवन में सरलता, सहजता लेकर आती है। तो जो हमारे जीवन की सरलता और सहजता है वो ही भारतीय ज्ञान तंत्र में सतयुग कहलाती है, कृतयुग कहलाती है, कि करते हुए पूरी प्रकृति के साथ आगे तक जाना। जब हमारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, तब ये सब स्ट्रेस होते हैं, तब ये चिंताएं होती हैं कि जीवन कैसे चलेगा। हाँ? लेकिन जीवन की सरलताओं में और सहजता में, स्पॉन्टेनिटी में, ये सवाल कभी जीवन में उठते नहीं है। मेरे जीवन में तो नहीं उठे। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, अपने हम उम्र से और युवाओं से कहता हूं कि तुम इस प्रकृति के साथ जिस दिन प्यार से जीने लगोगे उस दिन जीवन का आनंद तुम्हें भरपूर कर देगा, और तुम्हारा भरपूर जीवन एक तरह से अपनी सरलता और सहजता से आपको सदैव ऊर्जावान बनाए रखेगा। मैं अपने आप को याद करता हूं कि जब मैंने काम शुरू किया, मैं जितना ऊर्जावान तब था आज भी उससे ज्यादा ऊर्जावान हूं, क्योंकि प्रकृति मुझे हमेशा सिखाती रहती है और प्रकृति हमेशा मेरा पोषण और शिक्षण साथ साथ करती है। कितना सुंदर कार्य आपने इस जीवन में किया है, आपका ये जीवन धन्य है। और सबसे अच्छी चीज मुझे आपके बारे में, जो शुरू से ही जब मैं आपको जान जान गई थी 2004-5 में, तब से मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी वो ये था कि आप जमीनी स्तर से कितने जुड़े हुए हैं और आप माँ से जुड़े हैं, यानी माँ प्रकृति से जुड़े हैं। क्योंकि ये जो 5 तत्व हैं, ये माँ का सबसे सुंदर गहना है, जिसमें से एक गहने को आपने बिल्कुल अच्छे से संवारा और आज तक संवार भी रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि मैं खुद उस माँ प्रकृति की एक ऐसी बेटी हूँ जिसको अपनी माँ से बहुत प्रेम है और उसके साथ हमेशा जुड़ना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है कि मैं माँ प्रकृति की गोद में रहूं और बिल्कुल इस शहरी वातावरण से दूर उसी परिवेश, उसी तरीके से रहूं जैसे आपने अपना जीवन जिया है। समाज को भी कुछ देना है अपने जीवन में, और इस माँ प्रकृति के लिए भी हमें कुछ करना है। तो आपने एक बात बताई सर कि आपने चंबल के डाकुओं को किसान बनाया। ये अपने आप में एक बहुत ही एक रिवॉल्यूशन है, कह सकते हैं कि
जो डाकू जिनसे सारी दुनिया डरती थी एक वक्त पर, चंबल बहुत ही खूंखार और डरावना एरिया माना जाता था, आज आपने वहां के ऐसे डाकुओं को किसान बनाया। ये आपके अंदर सोच कहाँ से आई, और वो डाकू आपकी बात मान कैसे गए? सोनम, डाकू तो दिल्ली बंबई में रहते हैं। जी। चंबल में तो बेचारे लाचार, बेकार, बीमार होकर बंदूकें उठाते हैं ओ। और वो डरते हैं, डराते हैं। इन लोगों के जीवन में डर भी बहुत था और ये डराते भी थे सबको। जब हमने इनकी जमीनों पर पानी का काम किया तो इनकी पत्नियों ने इन्हें ये लूटपाट का धंधा छोड़कर खेती करने के काम में लगाया। बहुत सारे लोगों पर पुलिस केस थे, तो फिर हमने थोड़ा पुलिस में दखल देकर इनके मामलों को सुलझाया और इनसे कहा कि भाई, तुम्हारी जिंदगी में ये जो फरारी है, ये तो कभी तुम्हें इंसान बनने नहीं देगी। जो डरता है वो मरता है। तो आप अपना डर निकालने के लिए अदालत में पेश होकर जो गलती की है उसको स्वीकार करो, जो गलती नहीं की है उसके लिए माफी मांग लो, और तो मुक्ति मिल जाएगी। तो पुलिस ने और जुडिशरी ने इनके मामलों को संवेदना पूर्वक उस जमाने में सुना। हमने बहुत उसमें बीच में कोशिशें की और ये लोग फिर मुक्त होकर समझदार, इज्जतदार, मालदार बन गए। मालदार बन गए क्योंकि मेहनत करने लगे थे अपनी खेती में। तो जो समझदारी है वो ही इज्जतदारी होती है, और उसी से व्यक्ति इस प्रकृति में और समाज में सहृदयता से आगे बढ़ता है। मुझे वो दिन याद है जब चारों तरफ डर ही डर था। आज आप चंबल के करौली में, धौलपुर में कहीं भी चले जाइए, रात को जाइए, दिन को जाइए, आपको कहीं भी कोई लूटपाट करने वाला नहीं मिलेगा। ये बड़ी संख्या थी जो घर में 18-19 साल का होता था, वही बस बंदूक लेके चल देता था। छोटे बच्चे जंगलों में कुछ खाना वाना पहुंचाने का काम करते थे, क्योंकि पुलिस का बहुत डर था इन्हें। तो फरार रहते थे सब लोग। तो पुलिस के साथ बात करके इनकी फरारी खत्म की गई और इनकी समझदारी को बढ़ाया। अब ये पानीदार हो गए, प्रकृति को समझते हैं, अपने अपनी खेती अपने पानी पर जिंदा रहते हैं। देखो, ये जो हम हमारी सरकारें होती है ना, वो अपने आप में जब फेल हो जाती हैं तब ऐसे लोगों पर आरोप गढ़ देती हैं कि ये डाकू हैं, ये डाकुओं का इलाका है, उसको नोटिफाइड कर देती हैं। पर वो कभी नहीं देखते कि डाकू कौन है, असली डाकू कौन है। तो मैं आपको इतना ही बता दूं सोनम, कि ये लोग बहुत सरल, सहज और प्रकृति का कम से कम लेने वाले और अपने पसीने से प्रकृति को ज्यादा देने वाले लोग हैं। जो प्रकृति की लूट करते हैं, प्रकृति को लूटते हैं, नदियों को, नालों को, समुद्र को, धरती को, पहाड़ों को काटते हैं, वो तो दिल्ली बंबई में रहते हैं। तो यदि आपको असली डाकू ढूंढने हैं तो दिल्ली बंबई जाओ, वहां ढूंढो। इन चंबल वालों को डाकू मत कहो, ये डाकू नहीं है। ये डाकू नहीं थे। ये तो मजबूर थे, जब इनके पास पानी नहीं था तो ये खेती नहीं कर सकते थे, पशुपालन नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं था इनके पास। जब पानी आया तो इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और एक सहज जिंदगी जीने लगे। अभी हमारे पूरे इलाके में कोई ऐसे डाकू नहीं मिलेंगे जो लूटपाट करते हो, सब छोड़ के खेती में लग गए। तो ये जो प्रकृति में जीवन है वो हमें सहृदय बनाता है। वो हमें अपने श्रम निष्ठा से जीना सिखाता है। तो ये श्रम निष्ठ तो थे पहले ही, लेकिन उस श्रम निष्ठा को बदल दिया। अब इनका पानी और प्रकृति से प्यार बढ़ गया। तो बागी से किसानी बनना बड़ा आसान है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इनका जो बागीपन था, इनकी जो बंदूकें थी,
वो मैंने नहीं छुड़वाई, वो पानी ने छुड़वाई। जब इनको पानी मिल गया, इनकी खेती करने लायक पानी आ गया, तो इन्होंने बंदूकें छोड़ दी और खेती में लग गए और अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। पहले ये कई कई साल पत्नी से नहीं मिल पाते थे, अभी पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं। तो वो जो इनके बुरे दिन थे, वो पानी ने खत्म किए, राजेंद्र सिंह ने नहीं किए। राजेंद्र सिंह ने केवल पानी का रक्षण संरक्षण सिखाया। पानी का रक्षण और संरक्षण ने इनको पानीदार बना दिया, इज्जतदार बना दिया, मालदार बना दिया, समझदार बना दिया। बस। कितनी सहजता से आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि पानी ने उनका जीवन बदल दिया। और जो असली डाकू चोर जो है, लुटेरे हैं, वो तो शहरों में रहते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। आज हर व्यक्ति जानता है कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं और वो क्या कर सकती हैं। आपने जिस लेवल का काम किया, आपने अकेले के दम पर इतना सब कुछ कर डाला। अगर मुझे दुखद ये लगता है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, लेकिन सरकारें आज पहली जैसी नहीं रही और सरकारों में वो बात नहीं रही कि वो आप जैसे लोगों को सर का ताज बनाकर रखे और आप जैसे और भी लोगों को लेकर आए, एक पूरा समाज आप जैसे लोगों से भरे। तो आज हमारा भारत कहाँ से कहाँ होता। पानी और ये जो नदियां हमारी सारी सूख कर नाले बन चुके हैं, गंदे नाले, आज वो दुर्दशा नहीं होती ये गंगा और यमुना की जो आज हो चुकी है। सबसे ज्यादा दुख की बात यही है कि जो करने में सक्षम थे उन्होंने ये कार्य कभी किया ही नहीं, और जो कर रहे हैं उन्हें कभी सपोर्ट दिया ही नहीं। अगर सपोर्ट मिलता तो शायद आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते। जो टॉप के देशों में, जो दूसरे, जो हमारे बाहर के देश हैं, शायद भारत सबसे ऊपर आज होता, क्योंकि भारत के पास ऐसा ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है, ऐसे लोग थे। लेकिन कभी उन लोगों की महत्व ही नहीं समझा गया, कभी उन्हें सपोर्ट ही नहीं किया गया। बहुत सुंदर आपने बात बोली कि केवल एक जल ने परिवार को जोड़ दिया, इंसान को वापस इंसान बना दिया। जिन्होंने हाथों में बंदूकें तान ली थी कभी, आज उनके हाथ खेतों को सींचते हैं और खेतों में कितनी सुंदर अनाज को उगाते हैं जिससे हमारा पेट भरता है शहरों में रहने वालों का। बहुत सुंदर कार्य किया आपने। मतलब मेरे पास शब्द शायद कम है। आपने जो किया, अगर मेरे मेरे पास कुछ भी होती, क्षमता होती, तो मैं आप जैसे लोगों को, तो मतलब चरण छूकर आप जैसे लोगों से सीख कर मैं भी ये सिखाने लायक बन जाऊं। मुझे बस मैं इतना ही चाहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, अच्छा लगा।